और भाजपा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। शाम को भारत से अलग करने का, खंड खंड करने का, टुकड़े टुकड़े करने का अभी एक प्रोवोकेटिव जेस्चर भी किया है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने भारत के विरोध में जो ताकतें हैं उनका खुले तौर से समर्थन किया है। इससे पहले तो हमने देखा ही है कि कांग्रेस का पाकिस्तान और किस प्रकार से पाकिस्तानी एजेंडे के साथ रिश्ता रहा है। 26/11 में पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं करना, 26/11 के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, सॉफ्ट कॉर्नर रखना पाकिस्तानी आतंकी हमलों पर, सॉफ्ट स्टैंड लेना पाकिस्तान पर, 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उस पर सुर से सुर मिलाना। पर अब जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ आज खुलकर कांग्रेस पार्टी उस समय पर समर्थन दे रही है, एक बांग्लादेश का जब वहां से भारत को टुकड़े करने की और भारत के हिस्से हिस्से करने की बात आई है। और यह कोई संयोग नहीं है, यह सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है, वोट बैंक का उद्योग। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा सैम पित्रोदा, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहते हैं, वही सैम पित्रोदा ने अभी बयान दिया सितंबर में कि आई फील एट होम इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो आप सोचिए कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गाया जाता है, पाकिस्तान का तो गा ही रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा इससे पहले सैम पित्रोदा ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के विषय में क्या स्टेटमेंट दिया था। इससे पहले सैम पित्रोदा ने खुलकर बोला कि क्या हुआ अगर बांग्लादेशी घुसपैठ घुसकर आ गए देश में, हमें इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए, थोड़ा एडजस्ट हम लोगों को कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले गुलाम मीर ने झारखंड चुनाव के समय पर खुलकर कहा था कि हमारा एजेंडा है घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे देना। सैयदा हमीद, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार की बहुत करीबी मानी जाती है, प्लानिंग कमीशन में थी, उन्होंने भी कहा था कि असम एक बड़ा डेंजरस प्लेस है, असम बड़ा डेंजरस प्लेस है, और अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी आ गया है तो हमें उसे अपना लेना चाहिए। उसका भी तो ये जमीन है, उसकी भी तो ये जगह है, उसकी भी तो दुनिया है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े होते होते आज देश विरोधी, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से खड़ी है, उसका जो प्रमाण है वो हमें असम कांग्रेस के पार्टी कार्यालय से मिलता है, जब वहां से खुलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया जाता है श्रीभूमि से। और आप देखिए ये तब बयान आ रहा है जब कुछ ही दिन पहले प्रियांक खड़गे ने असम के युवाओं को अपमानित किया, कहा कि ये असम के यूथ में कौन सा टैलेंट है। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने भूपेन हजारिका जी का भी अपमान किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 1962 में नेहरू जी ने बाय बाय असम कह दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने नॉर्थ ईस्ट पर बम गिरवाए थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो राहुल गांधी जी के मैप से असम को गायब कर दिया था। तो सोचिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी असम के युवाओं की, असम के जनता की, असम के लोगों का अपमान करती है, एक तरफ वो खुलकर बांग्लादेशी घुसपैठी, जो कि सारे के सारे कांग्रेस के जमाने में आए, अभी तो घुसपैठ नहीं होती है, केवल बंगाल छोड़ दीजिए तो सारी जगह बांग्लादेश इंडिया के बीच में फेंसिंग हो चुकी है लगभग। तो आज जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी, जिनको वैलिड आईडी और प्रूफ और सारे संसाधन देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, जब हमारी सरकार डी से डिटेक्ट, डी से डिलीट और डी से डिपोर्ट करती है इलीगल्स को, घुसपैठियों को, तो कांग्रेस बोलती है डी से हम डिवाइड करेंगे, डी से हम डिस्टोर्ट करेंगे और डी से हम डिफेंड करेंगे इलीगल्स को। और इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली अपना स्टैंड घोषित कर दिया है, जो भारत विरोधी स्टैंड है। कल तक ये बनते थे पाकिस्तान के भाईजान, आज बन चुके हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश में से जो निकल कर आया है भारत को टुकड़े करने वाले सुर, उसके कदरदान। और ये सारी चीजें जो कर रही है कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस के लोग,
ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते हम देख सकते हैं कि ये आज इस प्रकार से ये वोट बैंक के नाम पर भारत को टुकड़े करने के काम पर केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, ये जो घुसपैठिया प्रेम है, ये जो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिल जाने का लक्ष्य है, वो केवल कांग्रेस के साथ साथ अब इंडिया अलायंस के बाकी दल भी कर रहे हैं। मानो कि टीएमसी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, सब में पॉलिटिक्स ऑफ कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स की एक रेस छिड़ी हुई है। और कौन सबसे बड़ी कैप कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर सकता है, इसकी एक कंपटीशन शुरू हो चुकी है। ये तुष्टीकरण का कंपटीशन और वोट बैंक का कंपटीशन है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली अपने मंच से बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करती है और दूसरी तरफ टीएमसी भी जो है वो कहती है कि वो है संविधान के साथ, पर किस प्रकार से जंगल राज और शरिया का राज वो चाहती है उसका प्रमाण देती है। अभी एसआईआर का फेज 2 अनाउंस किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और एसआईआर एक संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। देश में चुनाव हो, चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल बनते हैं, इलेक्टोरल रोल इंटेग्रिटी के साथ बने, उसमें कोई खामी या कमी ना हो, उसमें कोई डुप्लीकेट वोटर्स के नाम ना हो, उसमें कोई गलतियां ना हो, यह इंश्योर कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। इसीलिए एसआईआर एक्टिविटी आज से नहीं, 2014 से पहले भी 8 से 10 बार हो चुकी है। पर एसआईआर के नाम पर वोट बैंक करने वाले दंगे भड़काने के काम पर, यह एसआईआर के नाम पर फिर से जो दंगा भड़काऊ और भड़काने वाली जो भाईजान कमेटी है, वो फिर से कैसे काम पर आ चुकी है। अभी हमने एक बयान देखा है टीएमसी के नेता का, एक एमएलए है निशित मलिक, वो कहते हैं कि अगर एसआईआर इस देश में होगा और बंगाल में होगा और किसी का भी नाम काटा जाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे। आई विल सेट ऑन फायर द वर्कर्स ऑफ द बीजेपी इफ एसआईआर एक्टिविटी इज डन। सुबह हमने देखा है मीडिया में यह बयान चल रहा है कि फिरहाद हकीम ने धमकी दी कि वो इलेक्शन कमीशन के पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे अगर एसआईआर एक्टिविटी एक्सरसाइज की जाती है। ये वही फिरहाद हकीम है जिसने सेंट्रल फोर्सेस को भी धमकी दी है और मिनी पाकिस्तान की कल्पना लेकर वो मन में बैठे रहते हैं। ममता बनर्जी के बहुत ज्यादा करीबी मंत्री माने जाते हैं। अभिषेक बैनर्जी ने भी धमकी दी है। किस प्रकार से संवैधानिक संस्था जब अपना काम करे तो जो संविधान के रक्षक बनते हैं वो संविधान के भक्षक कैसे होते हैं, उसका प्रमाण अभिषेक बैनर्जी की तरफ से भी आया है। स्वयं ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर किया जाएगा तो देश में और बंगाल में दंगे हो जाएंगे। और ममता बनर्जी खुद लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार है होम मिनिस्टर के रूप में बंगाल में। उनके एक और मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी बोलते हैं कि एसआईआर से गर्दनें काटी जाएंगी। टीएमसी के अन्य नेता भी है ताजमुल हुसैन और सबीना यास्मीन, ये भी एसआईआर के खिलाफ दंगे भड़काने की बात करते हैं और खुले मंच से करते हैं। तो पूरी एक सीरीज, एक श्रृंखला है कि जब से ये एसआईआर एक्सरसाइज शुरू हुई है या एसआईआर एक्सरसाइज अनाउंस हुआ है, तब से टीएमसी के नेता एक के बाद एक दंगे भड़काने की और किस प्रकार से माहौल बिगड़े और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने की और अब तो जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि एसआईआर होने के बाद एक ऐसी इलेक्टोरल रोल बने जिसमें कोई बाहरी ना हो, सिर्फ बंगाली हो, सिर्फ भारतीय हो जिसको वोट करने का अधिकार मिले। तो एक कांग्रेस पार्टी जो खुलकर बाहरी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में, दूसरी टीएमसी जो खुलकर बाहरी को वोटर बना के रखने के लिए दंगे भड़काने की पूरी और साजिश और धमकी देती है। और इसीलिए आज बंगाल में मां माटी मानुष नहीं बल्कि केवल जिहादी, बलात्कारी
और दंगाई सुरक्षित है। और यह सरकार का एजेंडा है कि मां माटी मानुष पर चर्चा नहीं करनी है, मां माटी मानुष की सुरक्षा नहीं करनी है, केवल जिहादी, दंगाई और बलात्कारी को बचाना है। ये जो सीरीज ऑफ बयान भी आ रहे हैं एसआईआर को लेकर, सबसे पहले तो ये जो एसआईआर एक्टिविटी है, जब 2014 से पहले होती थी तो क्या ये बैकडोर एनआरसी था ममता बनर्जी जी? और क्या 2014 के बाद ये फ्रंट डोर एनआरसी बन चुका है? जब ये एसआईआर एक्टिविटी आप स्वयं उसकी मांग करती थी 2005 में कागज फेंक कर और कहकर कि सोमनाथ चैटर्जी को और लेफ्ट पार्टीज को कि ये घुसपैठियों को वोटर बना रहे हैं, तब वो एसआईआर एक्टिविटी एनआरसी होती थी या वो एसआईआर एक्टिविटी जरूरी होती थी? जब यही विपक्षी दल, ऑपोजिशन पार्टी की जो जमात है, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, समाजवादी पार्टी, जो भी विपक्षी दल महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए वहां के लोकल पोल से पहले, तो वो क्या अच्छा एसआईआर है? और जो ये 12 राज्यों में एसआईआर होगी वो खराब एसआईआर है? एक सेक्युलर एसआईआर और एक कम्युनल एसआईआर हो जाता है क्या? तो दरअसल ये एसआईआर नहीं है, ये संविधान पर वार है, ये वोट बैंक के यार है जिसे बचाना अपना परिवार है। ये परिवार बचाने के लिए, क्योंकि हार होने वाली है चुनावों में, तो इलेक्शन कमीशन और एसआईआर पर निशाना साध रहे हैं। वरना तो बिहार में जो एसआईआर के ऊपर आप लोगों ने कहा 2 करोड़ वोटर कट जाएंगे, 1.5 करोड़ वोटर कट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में तो आप 150 एफिडेविट भी नहीं दे पाए। आपके 80,000 से ज्यादा विपक्षी दल के बीएलए 150 अपील भी नहीं डाल पाए। एसआईआर के बाद जो लिस्ट फाइनल हुई उसको आपने वैसे ही 100% स्वीकार लिया, एक भी अपील ना फाइल करके। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को न केवल बिहार में हरी झंडी दिखाई, बल्कि जब प्रशांत भूषण और कांग्रेस इकोसिस्टम के, टीएमसी इकोसिस्टम के लोगों ने झूठा एक एफिडेविट पेश किया तो उस पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई। और क्या है आपका स्टैंड एसआईआर पर? क्या एसआईआर जब आप मांग करती थी 2005 में तब वो ठीक था, जब महाराष्ट्र में मांग होती है वो ठीक था, और आज जब बंगाल के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में फेज वाइज एसआईआर अनाउंस होता है, तो जो अपने आप को संविधान के रक्षक बोलते हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, गर्दन काटने की बात करते हैं, आग लगाने की बात करते हैं। क्या ममता बनर्जी जी इन विधायकों पर, इन मंत्रियों पर कार्रवाई करेंगी? सिद्दीकुल्ला चौधरी, ताजमल हुसैन, सबीना यास्मीन, फिराद हकीम जो हाथ पैर तोड़ना चाहते हैं, निशित मलिक। हमने देखा है इससे पहले कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में जंगल राज के तहत एक खुला हमला होता है, ओपन अटैक होता है, और हमारे आदिवासी सांसद खागेन मुर्मू को लहूलुहान किया जाता है, उनकी जान पर बनाती है, कई दिनों तक वो आईसीयू में होते हैं। हमने देखा है कि 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रवादियों को कैसे मौत के घाट उतारा गया है। हमने देखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस में, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ द रूलर है, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता कैसे एससी एसटी समाज के लोगों को निशाना बनाते हैं, उनके घर को जलाते हैं, टारगेट करते हैं, मारते हैं, राइट्स करते हैं और उसके अलावा रेप भी करते हैं। हमने संदेश खाली में देखा कि कैसे चुन चुन कर एससी एसटी समुदाय की महिलाओं का बलात्कार किया जाता है और बलात्कारी को, शाहजहां शेख को, पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये हिंसा करने वाले लोगों को, जंगलराज बनाने वाले लोगों को, दंगा करने वाले लोगों को टीएमसी कैसे खुला संरक्षण देती है। और इसीलिए टीएमसी का मतलब अब बन चुका है तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर। पर संविधान बचाने वाले राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल पाते। बंगाल में खागेन मुर्मू पे हमला हुआ, एक शब्द नहीं बोल पाते। दुर्गापुर में एक हमारी बच्ची के साथ जो बलात्कार किया गया, उसमें टीएमसी की सरकार ने, ममता बनर्जी ने और सभी उनके मंत्री और नेता ने पीड़िता के ऊपर दोष डाला, विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग की। आज उस दुर्गापुर रेप केस का सच सामने बाहर आया है
कि फिरदौस शेख कैसे मास्टरमाइंड था। सेक्सुअल अटैक का प्रमाण मिल चुका है, पर लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट नहीं किया, इस पर एक शब्द नहीं बोला है। और क्योंकि दुर्गापुर में हुई घटना से ध्यान भटकाना है, तो डी फॉर डाइवर्ट, डी फॉर डिस्टोर्ट और डी फॉर धमकी और दंगा करने की साजिश रचना एसआईआर के नाम पर। यह पूरी की पूरी जो टूल किट है, चाहे इंडिया अलायंस के कांग्रेस पार्टी की हो या टीएमसी की हो या डीएमके की हो, ये कहते हैं संविधान संविधान, पर चाहते हैं सिर्फ वोट बैंक और शरिया की दुकान। और इसीलिए ये कभी बनते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के भाईजान और कभी दंगाइयों के साथ हो जाते हैं खड़े ये कदरदान। आज इन दोनों विषयों पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी क्या बोलेंगी? क्या एसआईआर एक्टिविटी के नाम पर दंगे भड़काने की और संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करने की जो साजिश रची जा रही है बंगाल सरकार के द्वारा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस और बाकी के इनके जो घटक दल है वो बात रखेंगे? इसके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए। और बांग्लादेश का जो एंथम भी गाने का काम अब कांग्रेस पार्टी के ऑफिस से हुआ है, वैसे राहुल गांधी जी तो जब नेशनल एंथम वो प्ले करते हैं तो किसी और देश का ही नेशनल एंथम प्ले होने लग जाता है। तो अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के भी साथ खुलकर कांग्रेस पार्टी भारत के टुकड़े टुकड़े एजेंडे में उतर आई है। क्या इसका भी जवाब राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी खुलकर देंगे, या इस पर भी वो MIA मिसिंग इन एक्शन रहेंगे? वैसे तो कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है कि इंदिरा गांधी ने ही पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो कांग्रेस पार्टी इतनी इनोसेंट है या इतनी इग्नोरेंट है, और किस संदर्भ में वो गाया गया है वो ज्यादा जरूरी है। सवाल संदर्भ का है, और संदर्भ ये है कि असम के युवाओं का अपमान प्रियंक खड़गे ने किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या भूपेन हजारिका का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या असम में लगातार और असम के अलावा पूरे देश में लगातार कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ना हो इसकी पैरवी कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं? क्या वो एसआईआर एक्टिविटी के खिलाफ, या जब रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ा जाता है उसके खिलाफ खुलकर कांग्रेस पार्टी बोलती है? वो बोलती है। क्या सैम पित्रोदा ने बांग्लादेश को माय होम बताया है या नहीं बताया है? बताया है। क्या सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन पर कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन या एक्शन लिया है? नहीं लिया है। क्या गुलाम मीर जो कहते हैं कि मैं बांग्लादेशियों को गैस सिलेंडर देना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने उसका खुलकर खंडन किया है? नहीं किया है। तो कांग्रेस का पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिया, भारी प्रेम, ये तो बहुत प्रकट है और इसके लिए एक नहीं अनेकों प्रमाण है। Now it is crystal clear, something that we all knew, that UPA and Congress, the government of Manmohan Singh ji, which was actually run by Sonia Gandhi, was a Congress of the looters, by the looters, for the looters. And how Congress party, particularly Sonia Gandhi, who was calling the shots, was defending these looters has now been given in full public domain. First, the world's biggest scams took place under the UPA's watch with the UPA's mandate. One of those scams was the coal scam of 1.86 lakh crores. And when the CAG, a constitutional body, was attempting to unearth the extent of this scam,
all the ministers and top leaders of the Congress party, and at that time you would remember, from Mr. Chidambaram to Mr. Kapil Sibal, all of them said that no scam took place. And then, to ensure that the CAG does not get its hands on the proof and the evidence of the scam, not only was the efforts of the CAG stonewalled, not only were they sidelined, not only were they humiliated, in fact they were even given stinky toilet rooms to go and do their inquiry and investigation. Not only were the minutes of the meetings denied to them so that they could find out what is going on, but the manner in which every attempt was made to shield and protect the corrupt. And therefore, it can be said that INC did not mean Indian National Congress. It meant I need corruption, I need crony capitalism. Despite all of this, not only did the CAG unearth the scam, but as of now, 19 convictions have taken place in this scam. So even the court has assented that this scam took place. But then, it is the motto of Congress कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, यही हमारे परिवार का शिष्टाचार, ये हमारा जनसिद्ध अधिकार और हमारा एक ही काम कि बचाओ हर प्रकार का भ्रष्टाचार. इसीलिए in Bihar also, their alliance partner is a convicted चाराचोर. In Tamil Nadu, तो आप सुन रहे थे